बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 1, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और उनकी पावर भी 1 हो। उसे वो बिल्कुल सिंपल सी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। उनको हम लोगों ने सॉल्व करना होता है कैलकुलेटर की डिस्प्ले के ऊपर। ऐसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे। किसी किस्म के फंक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लोगों का ये कैलकुलेटर मौजूद है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर अपने पास पुट करना स्टार्ट कर दें और एंड पे आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इस किस्म की सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना हम लोगों ने सीख लिया था। आई होप कि वो मेथड आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस। मतलब अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कोई बात नहीं करनी, हम लोगों ने सिंपल लीनियर इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। लीनियर इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास मौजूद होती है वो कुछ इस तरह से है। लीनियर इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसमें दो किस्म के वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। ये दो वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर हमारे पास 1 है। एक्स के कोफिशिएंट को ए कहते हैं। इसके साथ मतलब जो हम लोग कांस्टेंट नंबर यूज कर रहे होते हैं ना, हम उसको ए से डिनोट करते हैं। ए बी सी मैथमेटिक्स में कांस्टेंट नंबर्स के तौर पे यूज होते हैं। एक्स वाई जी मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स के तौर पर जो यूज किए जाते हैं। ए बी सी से मुराद एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर मौजूद हो सकती है। ये 5x हो सकता है, ये 10x हो सकता है, कुछ भी इस किस्म की वैल्यू। तो x के साथ जो हम लोग कांस्टेंट यूज कर रहे होते हैं ना, उसे कहा जाता है x का कोफिशिएंट। और x के कोफिशिएंट को हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं a के साथ। b से मुराद यहां पर हमारे पास है y का कोफिशिएंट एंड c इज नोन एज अ कांस्टेंट नंबर। मतलब अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक इक्वेशन लिख कर दूं, से दैट हम लोगों ने कहा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। यहां पर a से क्या मुराद है? a इज इक्वल टू 5। यहां पर b से क्या मुराद है? 3। और यहां पर c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 16। अच्छा, कोई भी ऐसी इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग देखें यूं भी लिख सकते हैं अपने पास कि आप इसको लिख लेना 5x प्लस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये भी बिल्कुल लीनियर इक्वेशन ही है, टू वेरिएबल्स विद पावर 1, लीनियर इक्वेशन ही है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन अब जब आपसे पूछा जाएगा कि a की वैल्यू क्या है, आप बताएंगे 5, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है, तो 16 ही बतानी है। यहां पर C से मुराद हमेशा इक्वल टू के बाद लेकर जाओ और फिर बताओ, अदरवाइज साइन का डिफरेंस आ जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने -16 नहीं बताना। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है। तो आपके पास अगर कांस्टेंट इस सूरत में आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको करना है रीअरेंज। 5x प्लस इज इक्वल टू, अब जाकर आपने ए बी एंड सी की वैल्यू बतानी है। तो साइन का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा आपने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ए बी एंड सी की वैल्यूज के बारे में आपने बताना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई किया, तो आपने देखा कि आपके पास विद टू वेरिएबल्स एक इक्वेशन मिल गई। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स होंगे
तो उसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस भी दो ही मिलेंगे और सेम होंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इनको क्या कहते हैं? बेसिकली एक इक्वेशन की बात करें ना, ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी बात करें ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन दोनों की फॉर्म एक जैसी है, इसीलिए इसको कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, अब इन इक्वेशंस का में मौजूद वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यूज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं यहां पर x और y की कौन सी वैल्यूज पुट करूं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेम वही वैल्यूज अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में आके पुट करूंगा तब ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब x एंड y की ऐसी वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई करें, किसी एक को नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक पेयर x एंड y का यहां पे पुट किया, उससे इक्वेशन वन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई होने से मुराद है इक्वल आ जाना, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का इक्वल होना, ये सेटिस्फाई हो गई। लेकिन सेकंड जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो मैं उस आंसर को टिक नहीं करने वाला। मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मेरी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना मल्टीपल मेथड्स मौजूद हैं जो कि हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उन मेथड्स की तरफ नहीं जाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ। हमारे पास द वन एंड ओनली मेथड, यूज ऑफ कैलकुलेटर। अब आपने इस कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है, अब जरा गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने सबसे पहले ऑन के साथ देखे, अब देखिए ये डिस्प्ले को नहीं बताया जा सकती, ये वाली इक्वेशन डिस्प्ले पे नहीं पुट की जा सकती, इसके लिए आपको फंक्शन में जाना पड़ेगा। और फंक्शन कैसे मिलता है आप लोगों को? आपको ये ऑन की के साथ देखें, ये मॉड मॉड की प्रेस कर दिया करें, जहां पर डिफरेंट फंक्शन मौजूद हैं जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। अब यहां पे देखिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस। तो देखिए क्या आपको यहां पे कहीं इक्वेशन नजर आया? इक्वेशन EQN, इक्वेशन कौन से नंबर पे? तो आप उसे कहो कि भाई मैं 5 इक्वेशंस पे मौजूद, तो उसने आपसे पूछना है कि भाई इक्वेशंस में डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं, क्या आप कौन सी इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हो? तो आप देखो कि आपकी इक्वेशन इनमें से कौन सी फॉर्म में मौजूद है? फर्स्ट फॉर्म में मौजूद है। एम आई राइट? क्या देखो AX AN से मुराद वही ए ही है, मतलब कांस्टेंट नंबर है। AX प्लस BY इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर को पता है कि आपने जो कांस्टेंट नंबर लिखना है वो इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखना है, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड वाला कांस्टेंट नहीं लिख सकते, अदरवाइज साइन का डिफरेंस आ जाएगा, आंसर नहीं ठीक आना। इसीलिए हमने अपनी इक्वेशन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए क्या मेरे पास इक्वेशन इसी फॉर्म में मौजूद है? हाँ जी, तो मुझे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। मैं उसे कहूंगा भाई मेरे पास फर्स्ट फॉर्म की इक्वेशन मौजूद है, मैंने वन की प्रेस कर दी। अब कैलकुलेटर के फंक्शन को पता है कि अगर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं तो इक्वेशंस भी दो होंगी। एम आई राइट? तो उसने देखो दो इक्वेशंस के लिए ही आपको स्पेस प्रोवाइड करती है। अब कुछ चीजें कैलकुलेटर को ऑलरेडी पता है, उसे पता है कि भाई एक्स के कोफिशिएंट को आपने ए कहना है, वाई के कोफिशिएंट को आपने बी कहना है, कांस्टेंट वैल्यू को आपने सी कहना है। तो उसने आपसे सिर्फ ये कहा कि मुझे ए, बी और सी की वैल्यू बताओ, मतलब आपको एक्स एंड वाई पुट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटर को पता है। आपने सिर्फ ए, बी एंड सी की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट इक्वेशन में देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 93। तो आप 93 ये लिखोगे। अब क्योंकि मैंने इसको यहां पे लिखना है तो इस इक्वल टू की प्रेस कर दो, तो देखो वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर 93 लिखा गया और आपका कर्सर ऑटोमेटिकली मूव कर गया है बी के लिए, कि अब आप फर्स्ट इक्वेशन में बी की वैल्यू लिखो। तो फर्स्ट इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 15। तो आपने ये 15 लिखा और इज इक्वल टू प्रेस कर दो। फिर सी की वैल्यू क्या आ रही है? इज इक्वल टू, नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू
जैसे ये सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर लेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस करो, तो आपको x की वैल्यू मिल गई। x इज इक्वल टू, फिर से इक्वल टू प्रेस करो, देन y इज इक्वल टू, और ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट। और जब सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है तो हमेशा x एंड y की फॉर्म में लिखा जाता है, हमेशा। मतलब x की वैल्यू हमेशा पहले आएगी और y की वैल्यू हमेशा बाद में आएगी। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, 1 एंड 2। अच्छा, आप इसको यूं नहीं लिख सकते कि आप कहते हैं मैं 2 एंड 1 लिख दूं, इसके मीनिंग कुछ और है। इसके मीनिंग होंगे कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। उस अगर आप इसको जाके पुट करेंगे तो फिर आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं होने। हमेशा सीक्वेंस के साथ आंसर किया जाता है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या ये आपको कहीं मिला, ये देखें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किसी को कोई इशू? आई होप कि आप लोग इस मेथड के जरिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, बेसिकली अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अगर आप यहां पर x को रिप्लेस करें। अच्छा, अब आपका कैलकुलेटर इस तरह से आप वापस लेके जाओ तो नहीं वापस जाएगा, इवन के ऑफ करके ऑन भी कर लो तो वापस नहीं जाने वाला। तो आपने जब इसको इसको वापस लेके जाना हो, मॉड की प्रेस करें और 1 की प्रेस करें। ओके, अच्छा अब देखें, मैं अगर यहां पे पुट करता हूं, ये देखें 93 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 2, देखो क्या आंसर आया। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया? तो ये पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड के बारे में पूछते हैं, 15 इंटू 1 प्लस 93 इंटू 2। हाँ जी, क्या आंसर? 201। राइट हैंड साइड में क्या था? 201। बात क्लियर सब बच्चों को? तो मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये प्रॉपर मेथड था जो आप लोगों ने अडॉप्ट करना है। अच्छा, कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं। क्या आप इसी क्वेश्चन को ना ऑल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास क्योंकि पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है, हम प्रॉपर नॉलेज तो गेन करेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने मार्क्स गेन करने हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को भी देखेंगे। अब ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि सिंपली आप लोगों ने आना है अपना फर्स्ट पॉइंट। अब मुझे नहीं पता कौन सा आंसर ठीक है, तो लाजमी बात है फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट लूंगा। ऑप्शन में एक्स एंड वाई की वैल्यूज का पता है। फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या कहता है कि x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। मैं इक्वेशन में आऊंगा, फर्स्ट इक्वेशन 93 इंटू एक्स को रिप्लेस करूंगा -1 से, प्लस 15 इंटू वाई को रिप्लेस करूंगा, 2 था ना, 2 से। तो आंसर फाइंड किया, आंसर क्या आया? जबकि मुझे क्या चाहिए? अब देखो, जिस चीज को फर्स्ट इक्वेशन ने ही रिजेक्ट कर दिया, उस पॉइंट को सेकंड इक्वेशन की तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं है। वह आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं। अब मूव कर जाओगे सेकंड वन पर, तो सेकंड में क्या है, एक्स को पुट करें -1, वाई को पुट करें -2। तो जैसे ये देखें, ये मैंने इसको -2 पुट किया, आंसर 123 है, लेकिन मेरे पास तो पॉजिटिव में था। ये क्या है? तो क्या आप लोग कहते हैं कि 123 इज इक्वल टू -123? नहीं, तो फिर इसको रिजेक्ट कर दो। अब इस पॉइंट को आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट गए 1 एंड -2, तो देखिए इसको मैंने 1 किया, ये -2, आंसर 63। अभी भी मैच नहीं हुआ। और जब हम लोग गए इस ऑप्शन पे 1 एंड 2 पर, हमारा आंसर मैच हो गया। अब जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन पे मैच हो गया, इट डज नॉट मीन दैट कि आप इसको टिक कर दो। अब ये लास्ट ऑप्शन हो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये लास्ट ऑप्शन है और इससे पहले 3 ऑप्शन हम कैंसिल कर चुके हैं, तो सारे तो कैंसिल नहीं कर सकते ना, तभी लाजिम बात है फोर्थ ऑप्शन ठीक आंसर है। लेकिन अगर से दैट ये फर्स्ट ऑप्शन होता, ये सेकंड ऑप्शन होता, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुका था, मैं इसको टिक ना करता जब तक के मैं इसको सेकंड इक्वेशन से सेटिस्फाई ना करवाता। जैसे ही सेकंड इक्वेशन से हमने इसको सेटिस्फाई करवाया, 15 इंटू 1 प्लस 93 इंटू 2, जब सेकंड इक्वेशन ने अप्रूवल दे दी, तब जाके इसको टिक कर दो। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑल्टरनेटिव मेथड था कि अब ऑप्शंस में से वैल्यूज उठाओ
और क्वेश्चन में पुट करो और वहां से उसको सेटिस्फाई करवा। गॉट इट? इक्वेशन का हर टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक मतलब प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की जरा प्रैक्टिस करें आप सब लोग, शाबाश जी। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 3 इज ए 1 एंड 2। अच्छा अब देखें एक मतलब फिर से देख लें। मॉड की 5 नंबर इक्वेशंस, 1 नंबर, यहां पर गए 4 65 75 615। अच्छा कोई वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो आपने नेगेटिव साइन जरूर लगाना है उसके साथ। देखो पॉजिटिव ना लगाओ, साइन के बगैर कोई कांस्टेंट लिखते हैं तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो लाजमी बात है साइन लिखना बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेटर में भी वो साइन आप लोग बताओगे। से दैट अगर यहाँ पे होता -465 तो बी की वैल्यू 465 नहीं थी, बी की वैल्यू -465 थी, तो मैं -465 लिखूंगा। अभी के लिए हम जाके लिख रहे हैं 75 465 and 1005 and the value is 1 and 2 और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ आ गई हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए और ये जो आंसर्स हमारे पास आए हैं, ये आंसर्स हमें क्या बताते हैं? ये आंसर्स हमें ये बता रहे हैं कि भाई ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनकी डायरेक्शन कुछ भी है। क्या डायरेक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन इसमें से जो भी डायरेक्शन होगी, एक से दैट इस तरह का ग्राफ बना रही है स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारे पास इस तरह का ग्राफ बना रही है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इनका, ये वाला, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन 1 से दैट, वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये लाइन 2 का ग्राफ है। दोनों लाइंस अब स्ट्रेट लाइन है तो एक दूसरे को एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर मेरे पास x की वैल्यू भी मौजूद है और y की वैल्यू भी। ये पॉइंट है x एंड y। तो ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी तरह से ये वो पॉइंट है जहां पर ये वाली दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इनका कॉमन पॉइंट है। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा इस पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट से दैट पॉइंट बी, ये पॉइंट भी आपके ऑप्शंस का पार्ट हो सकता है। ये लाइन 2 को तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन ये लाइन 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इसको टिक नहीं करते। इसी तरह से अगर एक पॉइंट आ जाता है ये वाला, इसको मैं पॉइंट सी कह दूं, ये लाइन 1 को तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन ये लाइन 2 का पॉइंट नहीं है, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो एट अ टाइम दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है। मेरी बात समझ आ गई है? और इसे कहा जाता है सॉल्यूशन सेट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो कभी कभी ऐसा होगा आपसे कह देगा कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, आगे दोनों लाइंस आ जाएंगी। कभी आपसे कहेगा फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लाइंस, कभी आपसे कहेगा सॉल्व द इक्वेशन। एक ही बात है, तमाम सिचुएशन में आंसर सेम सेम आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? जी। अब नेक्स्ट देखें। अब जरूरी नहीं हर बार आपको इसी तरह से इक्वेशन बना कर देगा, ये जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं कि हर टाइम आपसे एक्स एंड वाई की वैल्यू ही पूछे, आपसे हमेशा एक पॉइंट ही पूछे, ये बात जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको दो इक्वेशन उसने बता दी। फर्स्ट वन इज दिस। अगर आप यहां पर देखें तो दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं विद पावर 1, लीनियर इक्वेशन है।
इसी तरह से उसने एक और इक्वेशन दे दी, क्योंकि दो वेरिएबल्स थे तो उसने एक और इक्वेशन दे दी। इसमें भी देखें तो दो वेरिएबल्स हैं विद पावर 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन आज उसने आपसे ये नहीं कहा कि इसको सॉल्व करें, ये नहीं कहा इसका सॉल्यूशन सेट बताएं, ये नहीं कहा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं। उसने क्या कहा कि अगर ये 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 है और 3x इज इक्वल टू 2y है, तो मुझे बताएं एक्स वाई क्या होगा। अब जब उसने कह दिया ना एक्स एंड वाई, उसने नहीं कहा, उसने क्या कहा एक्स वाई। क्या मतलब कि एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा। यही चीज वो हमसे पूछ सकता था कि एक्स प्लस वाई क्या होगा, वो हमसे पूछ सकता था 2x माइनस 3y क्या होगा, पूछ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में पहला काम वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में किया, क्या आप लोगों ने x एंड y की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। जब वो फाइंड कर लो आप लोग, तो जो पूछ रहे हैं आपसे उसमें जाके पुट करो और उनकी वैल्यूज को फाइंड कर लो आप लोग। अब जब हम जाएंगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो ये इक्वेशन एज इट इज कैलकुलेटर को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इक्वेशंस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो आप सबसे पहले इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स पहले लिखा जाता है ना, तो एक्स के साथ नेगेटिव का साइन है, ये अपना साइन अपने साथ रखेगा। माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन मेरी बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन इसको क्या बनाए हम लोग, माइनस इज इक्वल टू 0। शाबाश, फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू। अब देखें, जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। कि अगर से दैट मैं यहां पे एक्स लिख दूं, अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि सर इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ 1 है। ऑल राइट, ये नहीं कह सकते कि इसके साथ 0 है। अगर इसके साथ 0 आ गया तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स तो वैसे ही गायब हो जाएगा। अगर कोई वेरिएबल इक्वेशन में आपको नजर नहीं आ रहा, इट मींस दैट उसका कोफिशिएंट 0 था। अगर कोई बात सुने, फिर से बात, आप कंफ्यूज हो गए थे। अगर इक्वेशन में कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, इट मींस दैट उसका कोफिशिएंट 0 है। 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो 0 हो गया, गायब हो गया। लेकिन अगर कोई कोफिशिएंट है और उसके साथ कोई वेरिएबल है और उसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ कोफिशिएंट 1। क्लियर? अच्छा, इधर ए की क्या वैल्यू आ गई, -1। यहां पर बी की क्या वैल्यू आई, सी की क्या वैल्यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में बताएं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 0। जब नहीं है तो 0। बात क्लियर? अच्छा, अगर मेरे पास एक इक्वेशन हो कुछ इस तरह, बताएं इसमें ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, जब नहीं नजर आ रहा तो 0। ओके, अब इसका ये मतलब नहीं है इसमें y नहीं है, इसमें y है, लेकिन क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 था तो वो गायब कर गया उसको। और ये b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू, इसी तरह मेरे पास एक इक्वेशन आ जाए 3y इज इक्वल टू 15, तो इसमें a की क्या वैल्यू है 0, b की वैल्यू और c की वैल्यू। शाबाश, आई होप कि आप सब बच्चों को ये बातें समझ आ गई हैं। अब ये वाली वैल्यूज अपने कैलकुलेटर को बताएं और देखिए आपके पास x एंड y की क्या वैल्यूज आ रही हैं। शाबाश। तो अब जैसे ही आप लोगों ने इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पे पुट किया, तो आपको x की वैल्यू मिली 2, y की वैल्यू मिली, अगर वो हमसे पॉइंट पूछता तो हम उसको आंसर करते 2 एंड, हम ये आंसर करते उसको। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा। अब हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और आंसर आ जाएगा, और जाकर 6 को हमने टिक कर दिया। इसी तरह से दैट अगर वो पूछता है x प्लस वाई, तो हम लोग क्या करते हैं 2 प्लस 3,
तो हम लोग उसको 5 का आंसर कर देते हैं। अगर वो कहता 2x प्लस वाई, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2 4 प्लस 3, तो हम लोग जाके 7 का आंसर उसको जाके कर देते हैं। तो वो जैसी रिक्वायरमेंट करता हम लोग वही कर देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? सब बच्चों को क्लियर? अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर यहां पर भी देखें ना, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। मतलब दो ही वेरिएबल्स हैं, पावर भी वन है उन वेरिएबल्स की, और साथ में अगर देखा जाए तो दो ही इक्वेशंस हैं। अब इनका भी मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बताना है। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा? कुछ इस तरह। जी। अच्छा, पहले आपको जरा प्रॉपर मेथड बता देता हूं कि आपने प्रॉपरली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। ये आपके पास आपकी फर्स्ट इक्वेशन मौजूद है, टू वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन एज इट इज कैलकुलेटर को नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कैलकुलेटर ने कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और ये तो ऐसी है नहीं। अब हमने क्या करना होता है, जब आपके पास फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन आ जाए, तो आपने करनी होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करनी है आपने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या मतलब? फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, और वाइस वर्सा, फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाओ, और दोनों एक दूसरे के इक्वल। अब आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करवाना है x-1 से, इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करवाना है y+1 से। और इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करना है, मतलब थोड़ी बहुत एफर्ट आपने पुट करनी है। जैसे इसको सॉल्व करोगे, ये क्या बन जाएगा, 5x-5, और ये क्या बनेगा? अब शाबाश, x एंड y एक साइड पे कर दो और कांस्टेंट दूसरी साइड पे कर दो। क्या लिखेंगे इसको? 5x-4y इज इक्वल टू, ये बात समझ आई है? 4 ऑलरेडी मौजूद था, -5 दूसरी साइड पे गया तो +5, तो 4 + 5 इज इक्वल टू 9। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। सेम यही काम आपने इस इक्वेशन के साथ कर। बताएं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या बनेगी? शाबाश, इसको जरा सॉल्व करें, सेकंड वाली इक्वेशन को। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं अपने पास। अब जब सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट किया, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-5 के साथ, इज इक्वल टू 1 ने मल्टीप्लाई होना है y+5 के साथ, ये वैल्यू बनेगी माइनस, इज इक्वल टू, अच्छा ये रीअरेंज किया, 2x इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन। बताएं जरा कैलकुलेटर को। अब तो बता देंगे ना आप लोग। तो आंसर आया हमारे पास 17 एंड 19। ऑल राइट, ये प्रॉपर मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बात औकात ऐसा होता है कि आप लोग रीअरेंज नहीं कर पाते इक्वेशंस को, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना करो रीअरेंज, क्योंकि ऑप्शन गिवन है उन्हीं में से ये एक ने ठीक होना है। अब इसको ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, फर्स्ट ऑप्शन उठाओ और इसको आकर रिप्लेस कर दो। अब देखिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन के पास आए, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो राइट हैंड साइड आपने कैलकुलेटर में नहीं पुट करनी, आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखना। वैल्यू क्या आ रही है, 17 एंड 18। क्या मतलब, x की वैल्यू, y की वैल्यू, कैलकुलेटर में आए, ये देखें, इसको पहले वापस लेके गए हम यहां। अब बात हो रही है फ्रैक्शन की, तो आपने अपने पास ये फ्रैक्शन की है, कैलकुलेशन की के बिल्कुल साथ फर्स्ट कॉलम में थर्ड की, ये फ्रैक्शन की है हमारे पास। यहां पर x को रिप्लेस करोगे कौन सी वैल्यू के साथ, 17 के साथ, -1 डिवाइडेड बाय y को रिप्लेस करोगे 18 +1। सॉल्व किया, आंसर क्या आया, जबकि क्या होना चाहिए था, क्या सेटिस्फाई हुआ?
नहीं तो इसको बाय बाय बोलो। अब इसको सेकंड इक्वेशन में लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट पे गए, 17 एंड 16, इससे पूछा। अब 17 तो है हमारे पास, 18 को रिप्लेस किया 16 के साथ। देखो क्या आंसर है, 16/17। जबकि मुझे क्या चाहिए था, इसको भी बाय बाय बोला। सेकंड से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि भाई तुम इसको रखती हो या नहीं। हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। थर्ड पॉइंट पे गए, 16 एंड 19। यहां पर आया 16 और y को रिप्लेस किया 19 से, तो वैल्यू आई 3/4। मुझे क्या चाहिए थी, तो आंसर तो ये भी नहीं है। अब जब तीन कैंसिल हो गए तो फोर्थ वन करेक्ट आंसर है, उसको आपने टिक कर देने। लेकिन इन केस अगर ये कहीं पहले आ जाता तो हम इसको चेक करते, और ये देखो ये वैल्यूज आती 17 एंड 19, आंसर चेक करो, मैच कर गया। अब जब इधर मैच कर गया तो सेकंड वाले से पूछो कि भाई क्या तुम इसको एग्री करोगे, तो इधर क्या वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, 17 - 5 एंड 19 + 5। क्या आंसर दिया इसने, हमें क्या चाहिए था, सेटिस्फाई कर गया, ये करेक्ट आंसर है। एनी प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, गुड। अच्छा, इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आज का जो हमारा फोकस है वो सिंपली लीनियर इक्वेशंस के ऊपर है। बस अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई बात नहीं हो रही, लीनियर इक्वेशन। तो ये फिर से लीनियर इक्वेशन आ गई, लेकिन ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं है। साइमल्टेनियस से मुराद होता है दोनों का एक जैसा हो, ये एक जैसी नहीं है। अब यहां पर क्या करना है कि सॉल्व तो करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज भी हमें चाहिए, लेकिन इनके सॉल्व करने का अंदाज थोड़ा सा बदल जाता है। अच्छा, वैसे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कल आपको इसका प्रॉपर लेक्चर वो बताना है, मेथड, क्योंकि ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने हमेशा ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करते हैं। अब ये आपको क्या बता रही है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बता, क्वेश्चन नंबर 10 बताता है कि मुझे x एंड y की दो ऐसी वैल्यूज चाहिए कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 923 है, और अगर मैं इनको ऐड करूं तो आंसर 84 है। मुझे x एंड y की दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनका प्रोडक्ट 923 और जिनका सम 84 हो। आप ऑप्शंस के पास जाओगे और वहां पर देखो 71 + 13 इज इक्वल टू 13 + 71 इज इक्वल टू 84। अब देखो दोनों ऑप्शंस सेकंड वाले पार्ट को तो सेटिस्फाई करते हैं, तो अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो फिर 71 × 13 923 एंड 13 × 71 923। तो किसको टिक करना है, बोथ इन की, कि चाहे आप x को 71 और y को 13 रख लो, या x को 13 और y को 71 रख लो, दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो आपके पास बोथ a एंड b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑल्टरनेटिव अप्रोच से ही जाके सॉल्व कर लेंगे, किसी किस्म की ज्यादा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। अगर आप इनमें देखो ना, ये भी लीनियर इक्वेशंस ही हैं हमारे पास, लेकिन सिर्फ फर्क किस चीज का है, थ्री वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स थ्री हैं तो इक्वेशंस भी थ्री। अब इनके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास मौजूद होती है विथ थ्री वेरिएबल्स, विथ थ्री वेरिएबल्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। मतलब जहां पर x के कोफिशिएंट को a, y के कोफिशिएंट को b, z के कोफिशिएंट को c और कांस्टेंट वैल्यू को
डी कहेंगे। अगर ये इक्वेशन आपके पास आ जाए कुछ इस तरह 5x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू, अब यहां पे कोई भी कौन वैल्यू हम लोग लगा दें 23। आपसे पूछा जाएगा फाइंड एक्स वाई एंड जी, 3 वेरिएबल्स हैं तो इक्वेशन भी वो 3 इस किस्म की देगा। लेकिन जैसे ही ये इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे तो आप इसमें ए को क्या कंसीडर करोगे, बी को क्या कंसीडर करोगे, सी की वैल्यू क्या लिखोगे और डी की वैल्यू क्या लिखोगे 23। चलो फिर अब इधर आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब आपको ए बी सी डी की वैल्यूज का पता चल गया। अब आपने क्या करना है कैलकुलेटर में, देखिए इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, क्या करूंगा मॉड की इक्वेशंस के पास गए और इक्वेशन से कहा कि भाई अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो कौन सी टाइप, अब 1 नहीं प्रेस करना, अब क्या प्रेस करेंगे 2। जैसे ही 2 प्रेस किया ना कैलकुलेटर को पता है भाई तुम्हारे पास 3 इक्वेशन होंगी, तो देखो 1 2 3। फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू, क्या वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में ए की 6, मैंने जाके यहां पे 6 पुट किया। बी की वैल्यू क्या है 2, यहां पे जाके 2 पुट करेंगे। सी की वैल्यू क्या है -5, तो 5 नहीं पुट करना, -5 इज इक्वल टू, अब देखो वो डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू क्या है, ये 13 आ गया। सेकेंड इक्वेशन पे मूव किया, सेकेंड इक्वेशन में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, जी थर्ड इक्वेशन 7 5 -3 26 and the values are x is 2, y is 3 and z is, and टिक करेंगे ऑप्शन बी, क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब अगर यही पॉइंट आप इसमें किसी भी इक्वेशन में जाके पुट करें, एक्स वाई जी को रिप्लेस कर दें इनकी वैल्यू से, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर्स आ जाएंगे तीनों में से किसी भी इक्वेशन में चले। एनी प्रॉब्लम? चले क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 2 3। इसी तरह से हम लोगों ने अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।